क्या हाल है भाई आप सबके। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो हमारी ना दो पार्ट में आएगी। आज अभी हम फिलहाल थ्योरी पढ़ रहे हैं और अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। और ये वीडियो ना आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इनफ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड करें सॉलिड पर और उससे वो डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म मीन्स आपने किसी सॉलिड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई और ऐसा करने से सॉलिड की शेप चेंज हो गई। तो भाई फिजिक्स में ना वो जो शेप चेंज हुई उसको डिफॉर्म बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है। अब जब जो फोर्स मैंने सॉलिड के ऊपर लगाई जिससे उसकी शेप चेंज हुई, अगर मैं उस फोर्स को हटाऊं तो वहां पर होंगे दो फिनोमेना। हो सकता है बॉडी वापस से अपनी शेप में आ जाए और हो सकता है बॉडी वापस से अपनी शेप में ना आए। तो अगर बॉडीज अपनी शेप में दोबारा आ जाती हैं तो ऐसी बॉडीज को बोला जाता है इलास्टिक बॉडीज। और ऐसे बिहेवियर को, मतलब जो बॉडीज ऐसा बिहेवियर दिखाती हैं, उनको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर्स। ठीक है। अभी कुछ बॉडीज में क्या होता है, शेप रिगेन नहीं हो पाती, तो उस बिहेवियर को नाम दिया जाता है प्लास्टिक बिहेवियर। और ऐसी बॉडीज को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है। फिर ये टॉपिक आता है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। तो वो फोर्स जो चेंज करती है साइज शेप बॉडी का, उस फोर्स को फिजिक्स में डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है। अभी इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी समझाई ना आपको। इलास्टिक बॉडीज वो फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर ले, तो ऐसी बॉडीज को बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज। और अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल लेंथ में ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाई फोर्स हटाने के बाद, तो ऐसी बॉडीज को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है प्लास्टिसिटी। और जो बॉडीज अपनी शेप रिगेन कर लेती हैं उनका नाम होता है इलास्टिसिटी। आई बात समझ। अब चलते हैं अपने पहले फॉर्मूले पे जिसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, आपने कितनी फोर्स अप्लाई करी कि एक यूनिट एरिया में। या मैं यूनिट एरिया ना बोल के चलो मैं ऐसे बोलूँ कि भाई कितनी फोर्स लगी एरिया में। मतलब सिंपल सा बताओ यार, सिंपल सा याद रखो, फोर्स अपॉन में एरिया स्ट्रेस के बराबर होता है। भाई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, डायमेंशन ml-1 t-2 होती है। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसको आप भाई याद रखना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा से इसको दिखाया जाता है। ठीक है। अब स्ट्रेस के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जैसे पहला है टेंसाइल, और इसी को दूसरी बुक्स में नाम दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब मैंने किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और उससे उस बॉडी की जो लेंथ है वो चेंज हो गई, तो ऐसे स्ट्रेस को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है। एक होता है कंप्रेशनल। कंप्रेशन में क्या होता है, मैंने बॉडी को ना कंप्रेस कर दिया, मतलब मैंने बॉडी की लेंथ को घटा दिया, डिक्रीज कर दी मैंने लेंथ को, तो वहां पे जो स्ट्रेस आएगा उसका नाम है कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है। फिर एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जैसे इस बॉडी पे क्या हो रहा है, हर जगह से इक्वल फोर्स इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है। अब अगर किसी बॉडी पे चारों डायरेक्शन से या सारी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई हो तो बॉडी की शेप वैसे रहती है। तो उस टाइप का जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है। ये वाला आपके इतने काम का नहीं है हाइड्रोस्टैटिक्स, आपके काम का तो फिलहाल एक ये लॉन्गिट्यूडनल है और एक ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है। टेंजेंशियल स्ट्रेस में अगर आप ध्यान से देखो क्या है कि आपके पास एक ये ब्लॉक रखा हुआ था,
आपने इसके अपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाई, इस ऊपर वाले सरफेस पे, तो ये थोड़ा सा आगे मूव हो गया ऊपर से, लेकिन नीचे वाला पार्ट वो सेम है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मूव हो गया। तो ऐसे स्ट्रेस को बोला जाता है शेयर स्ट्रेस। क्या बोला जाता है भाई? शेयर स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, सो फिलहाल आपको एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला याद रखना, ठीक है, और एक ये आपको शेयर स्ट्रेस याद रखना। फिर होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक रेशियो होती है कि कितना चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ये ना यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके भी ना 3 टाइप्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ में कितना चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। भाई दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। फिर एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम में कितना चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, तीसरा फॉर्मूला। और एक होता है शेयर स्ट्रेन, जहां पर देखो इसको मैं डेल्टा एक्स बोलूंगा और इस एंगल को शेयर स्ट्रेन के नाम से दिखाया जाता है। इस एंगल को जो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज शेयर स्ट्रेन, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। डेल्टा एक्स क्या है भाई? ये है डेल्टा एक्स। एल क्या है? इसकी पूरे की लेंथ जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए, तभी हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, हमने पढ़ा स्ट्रेन क्या होता है। अब इन दोनों को रिगार्डिंग एक चलता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या समझाता है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेस इक्वल, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो के लगाऊंगा, के को बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कांस्टेंट होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, ये जो के होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, अगर थ्योरेटिकल पार्ट से हम समझे तो ये टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका इस टाइप का एक कर्व बनेगा, आप सबको भाई बिल्कुल ऐसे ही कुछ कर्व बनाना है, ठीक है। कुछ भी मत बना देना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें जैसी दें वैसी बनाना। दूसरी बात, हुक्स लॉ बस वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। हुक्स लॉ होता क्या है? जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सारे पॉइंट्स आपसे मैंने ये गूगल से फ़ोटो ली गई है, बड़ी अच्छी फ़ोटो थी यार, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे कि ओ से लेके ए तक को प्रोपोर्शन लिमिट बोलेंगे और यहीं तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, इसके आगे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता हमारा, ठीक है। फिर ए से बी वाले पॉइंट को बोला जाएगा इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोला जाएगा इस पॉइंट को, और ये पूरे रीजन को बोला जाता है इलास्टिक रीजन, और इस पूरे रीजन को बोला जाता है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। इसको बोला जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। फिर एक होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसके बाद आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो चलो धीरे धीरे एक बार इस पूरे ग्राफ को एक बार इज्जत से समझते हैं। सबसे पहला आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसको हम ओ से ए तक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इसमें ओ से ए तक की। अब इस प्रोपोर्शनल लिमिट में है क्या कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, जिसकी वजह से जो कर्व है वो एकदम सीधा बन रहा है, लीनियर बन रहा है जो कर्व है। बस इतना समझना है आपको, ठीक। दूसरा होता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब जब बात हो रही हो बी वाले पॉइंट की। अब जब भी यील्ड पॉइंट की बात होगी, यील्ड पॉइंट को ना इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं कि भाई यहीं तक इलास्टिक नेचर है, इसके बाद तो ये फिर बॉडी प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच मेटल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द लोड। मतलब ये वो पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप किसी बॉडी पर
डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी वापस अपनी शेप में रिगेन हो सकती है। मतलब उसका मैक्सिमम पॉइंट है कि अगर इसके आगे गए तो फिर बॉडी वापस अपनी शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है भाई। फिर एक होता है यील्ड स्ट्रेंथ। भाई यील्ड स्ट्रेंथ मतलब वो स्ट्रेस जिस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है या होना स्टार्ट होता है। भाई परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि बॉडी अपनी शेप अब दोबारा से रिगेन खुद ब खुद नहीं कर पाएगी। ठीक है। फिर एक होता है प्लास्टिक रीजन। यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि भाई यहां तक आपने इस बॉडी को जितना स्ट्रेस दिया, बॉडी ने क्या करा, वापस से अपनी शेप को रिगेन कर लिया। लेकिन अगर आपने किसी बॉडी को यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो फिर बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब बॉडी बन जाती है प्लास्टिक। मतलब अब बॉडी अपने आप शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है। फिर आपने देखा होगा जो डी पॉइंट के बाद होता है वो ग्राफ थोड़ा सा झुक जाता है। तो झुकता क्यों है? क्योंकि एरिया धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट करता है और ज़्यादा स्ट्रेस देने से क्या होता है कि जो आपका जो मेटल होता है वो दो पीसेस में क्या होता है भाई, टूट जाता है। ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर्व लीनियर है। फिर पॉइंट आता है बी वाला जिसको नाम दिया जाता है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। इसका मतलब ये वो पॉइंट है कि यहाँ तक अगर आप धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो जो आपकी बॉडी है वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। लेकिन बस इस रीजन में ना, ए से लेके बी तक में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, लेकिन ये इलास्टिक रीजन के अंदर कंसीडर करते हैं। अब बी पॉइंट के बाद अगर आपने और ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी में प्रोवाइड करा तो बॉडी अब धीरे 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 प्लास्टिक नेचर की तरफ अपने आप को ले जाती है। प्लास्टिक नेचर मतलब कि अब बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन बॉडी अब अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रही। ठीक है। अगर आप और ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो धीरे 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 बॉडी का एरिया रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा और एक पॉइंट के बाद जो आपकी बॉडी है, जो मेटल है, वो दो पॉइंट्स में टूट जाएगा और उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। ये ग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आया हो। चलो भाई, अब आपके एग्जाम्स में ये दो टॉपिक और आते हैं कि ड्रॉ करो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। तो ना ब्रिटल क्या होता है यार? ब्रिटल मतलब वो चीज़ जो बहुत ईजिली या बहुत जल्दी टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल पॉइंट। और डक्टाइल ब्रिटल के कंपैरिजन में थोड़ा लेट टूटती है। तो डक्टाइल जो होता है वो शो करती है लॉन्ग प्लास्टिक रीजन। मतलब डक्टाइल के अंदर बहुत लंबा प्लास्टिक रीजन होता है, लेकिन जो आपकी ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक रीजन आ ही नहीं पाता। ठीक है। तो ऑलमोस्ट होता है तो ना के बराबर होता है। ठीक है। प्लास्टिक रीजन किसमें? ब्रिटल मटेरियल में। सो ये आप दोनों ग्राफ भाई एक बार इज्जत से देख लेना। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है कि दो ग्राफ देके बोलेगा बताओ इन दोनों में से ब्रिटल कौन सा है। तो भाई जिसका फ्रैक्चर पॉइंट पास में होगा ना वो ब्रिटल है, जिसका फ्रैक्चर पॉइंट पास में होगा वो ब्रिटल है। और नीचे वाली बात भी याद रखना, हो सकता पूछ ले इन दोनों में से लॉन्ग प्लास्टिक रीजन कौन दिखाता है, तो डक्टाइल दिखाता है। जो आपका ब्रिटल होता है वो इतना ना के बराबर, इतना तो छोड़िए दो, ना के बराबर उसमें प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक है। फिर एक टॉपिक होता है जिसका नाम है इलास्टोमर। तो भाई इलास्टोमर क्या होता है? वो सब्सटेंस जैसे रबड़
जिसको हम स्ट्रेच करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन उसके अंदर आ जाए। रबड़ जैसी बॉडी को अगर आप खींचो और खींचने से अगर उस बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाए तो ऐसी बॉडीज को इलास्टोमर्स कहा जाता है। और ये भाई इलास्टोमर्स का ग्राफ है, ठीक है, किस टाइप का बना है देख लेना। बस एक बात याद रखना, इलास्टोमर्स के अंदर कभी भी हुक स्लो ओबे नहीं होता। ये बात हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में पूछे आपके, तो इसको भाई एकदम अच्छे से रखना, ठीक है। फिर भाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हर साल न्यूमेरिकल आता है, यंग मॉडुलस। भाई फॉर्मूला याद रखना यंग मॉडुलस का। यूनिट जितने भी अभी आप मॉडुलस पढ़ोगे सबकी यूनिट सेम रहेगी न्यूटन पर मीटर से, चाहे वो यंग मॉडुलस हो चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, ठीक है, यूनिट सेम रहने वाली है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी डायमेंशन। फॉर्मूला याद रखना भाई, एफ अपॉन में ए डेल्टा एल और एल, ठीक है। शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस बहुत रेयर ही एग्जाम में आता है, लेकिन हमको तो फॉर्मूला याद रखना है, तो ये हमारा फॉर्मूला है भाई। बस याद रखना इसमें, इसको हमें हमेशा किस में लेना है, रेडियंस में लेना है। भाई कभी कभी ये ना डिग्रीज में गिवन होगा तो डिग्री से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं आपको आना चाहिए, ओके। फिर एक होता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला है एफ अपॉन में डेल्टा वी बाई बी। भाई यहाँ पे डेल्टा वी के सामने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो इसका जो वॉल्यूम है वो सिकुड़ता जाएगा। अब वॉल्यूम सिकुड़ेगा इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इस माइनस साइन का यूज करा गया है। और ये वाली बात भाई याद रखना, पेपर में आई हुई बात है कि शेयर मॉडुलस और यंग मॉडुलस में बड़ा कौन होता है छोटा कौन होता है। तो आप याद रखना जो शेयर मॉडुलस होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, यंग मॉडुलस से, ठीक है। भाई ये माइनस इस पूरे के साथ है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ अपॉन में ए इंटू डेल्टा वी ऊपर वी है। बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। अब भाई अगेन एक और टॉपिक है भाई पॉइजन रेशियो। अगेन भैया इंपॉर्टेंट है पॉइजन रेशियो भाई, ठीक है। पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखना। अगेन यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो हमेशा यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है। किसकी रेशियो भाई, ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की रेशियो होती है, ये जो आपकी पॉइजन रेशियो होती है, ठीक है। और भाई ये आपके पास इस चैप्टर की पहली और लास्ट डेरिवेशन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। यहाँ पर आपको एक वायर दिख रही होगी, यहाँ तक की लेंथ L है, इस वायर पे इधर फोर्स लगाई गई जिससे इस बॉडी की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। और अब हमको इसमें बताना है कि कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई जब हमने किसी वायर को स्ट्रेच करा, तो ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला वही है, एफ डी एक्स वाला लगाया हमने, बस डी एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, डी एल को कंसिडर करा यहाँ पे। भाई एफ की जगह अभी हमने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था एफ अपॉन में ए डेल्टा एल बाई एल, तो वहाँ से हमने एफ का फॉर्मूला निकाला और उसको हमने यहाँ पर पुट करा और डी एल को ऐसे छोड़ दिया। अब यंग मॉडुलस और एरिया इन दोनों को हम ले गए बाहर और एल को भी, और अंदर छोड़ दिया एल डी एल। अब जब मैं इस एल डी एल का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो बनेगा एल स्क्वायर बाई 2। इस 2 को मैंने बाहर निकाला और ये मेरे पास मेरा फॉर्मूला बन गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस टर्म में भी आ जाता है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर मैं
एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा ई, मतलब हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी का, और ऊपर वाला फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ये था आपका ये पूरा चैप्टर भाई, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से इसके फॉर्मूलेस देख लो, और अभी अगली वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।